नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। इकोनॉमिकम के ताजा संस्करण में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आज के इकोनॉमिकम में। अर्थात की नई किस्त में इस बार बात होगी रुपए की। रुपए की बात इसलिए क्योंकि इस पूरे हफ्ते, इस पूरे महीने अगर लगभग देखिए तो एक तिमाही में रुपया वो सुर्खी है जो लगातार बार बार हमारी आंखों से टकरा रही है। आज के अर्थात में रुपए की बात होगी, इसके बाद आपके सवाल जवाब होंगे। किस्तों के सिक्के में क्या कहानी अंशुमान जी ने इस बार लिखी है वो हम उनसे जानेंगे, और चलते चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी इनकम से जुड़ी, आपकी बचत से जुड़ी, वो भी अंशुमान जी से पूछेंगे आज के इकोनॉमिकम में। $1 की कीमत 79 के पार निकल गई। जनवरी में 74 के करीब थी, यानी 2022 में अब तक रुपया 7% से ज्यादा टूट गया। अब रुपए से जुड़े कई सवाल आपके जहन में होंगे। रुपया कब तक टूटेगा? रुपए में कितनी गिरावट ठीक है? मतलब कोई तो ऐसा लेवल होगा ना कि हाँ इतने तक टूटे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये सरकार, आरबीआई रुपए को गिरने से रोक क्यों नहीं पा रही? तो चलिए इकोनॉमिकम में आपके सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सर, शुरुआत यहीं से, रुपए का गिरना देश की साख पर बट्टा है या ये नीतिगत फैसला है नहीं गिरना चाहिए? शुभम, ये सवाल रुपया हमारे टॉप ऑफ द माइंड में, और रुपए को लेकर जितनी चर्चा राजनीतिक हलकों में होती है बहुत ही दिलचस्प है, जबकि उसके आर्थिक तर्क उसके बिल्कुल परे होते हैं। मुझे अक्सर लगता है कि जैसे पुराने किसी मेले में एक तंबू लगाया जाता था जिसमें तरह तरीके के आईने या मिरर लगाए जाते थे, जिसमें जब आप जाते थे तो आपकी शक्ल अजीबोगरीब ढंग से हास्यास्पद दिखाई देती थी। रुपया भारत में वैसा ही एक आईना है। इसमें भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक दलों को अलग अलग ले जाकर खड़ा कर दीजिए तो आपको उनके पिछले बयानों की रोशनी में ठहाके लगाने का मौका मिलेगा। रुपए की गिरावट पर और रुपए की मजबूती पर भारत के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं एक किस्म का लाफ्टर चैलेंज है जो लगातार चलता रहता है। जो दल विपक्ष में होता है उसके लिए रुपए का टूटना देश की साख और इज्जत का कचरा हो जाना होता है, और जो सत्ता पक्ष में होता है वो ये बताता कि ये कमजोरी तो तर्कसंगत है, नीति संगत है, इस कमजोरी से ही तो हमको ताकत मिलेगी। और ये प्रहसन हम पिछले कई सालों से भारत में देखते रहे, और अब तो उसके ऊपर मीम्स और बाकी चर्चाएं सामने हैं। लेकिन हाल के महीनों में मामला थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो गया है इस समय, और इसलिए अब रुपए की गिरावट को हमें इन राजनीतिक पॉस्चरिंग से, इन राजनीतिक हाव भाव से बाहर निकलकर समझना ज़रूरी है। रुपया अब 80 के करीब है, 79 की मंजिल पार कर चुका है जिस दिन हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। मतलब मोटे तौर पर समझिए कि अगर आपको चीन से एक चाबी वाला खिलौना लाना हो और वो भारत में 80 रुपए के डॉलर की कीमत के हिसाब से माना जाए टैक्स लगाकर, तो 100 रुपए का आपको मिलेगा, जबकि उसकी कीमत वहाँ पर $1 होगी। अगर आप देखें तो भारत में $1 कच्चे तेल की कीमत भारतीय करेंसी में करीब 10 से 12 हज़ार रुपये है। अगर एक टन कोयला आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी कीमत भारत में 3 से 3.5 हज़ार रुपये है डॉलर के मूल्य में। रुपए की ढलान से हर कोई प्रभावित है। कुछ लोग इसका प्रभाव महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग इसका प्रभाव महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अपने आसपास के किसी थोक बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लीजिए या स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों से बात कर लीजिए। जो लोग रुपए की कीमत में गिरावट को रोज पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जैसा शुभम ने कहा कि रोज सुबह एक सुर्खी बनती है, रुपया आप सबसे निचले स्तर पर 20 पैसे टूटा, 25 पैसे टूटा, उन्हें ये तो पता है कि कच्चे तेल में कमजोरी रुपए के टूटने की एक वजह है। विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से बाहर निकल रहे हैं और उसके कारण रुपया कमजोर हो रहा है। पर वो ये समझ नहीं पाते कि आखिर रिजर्व बैंक के पास जो डॉलर है उनका इस्तेमाल क्यों नहीं होता। क्या रिजर्व बैंक अपने खजाने से डॉलर बेचकर रुपए की गिरावट को थाम सकता है या नहीं थाम सकता? और इसके साथ जुड़ते हैं कई और बड़े सवाल। सर, तो सबसे पहले आप यही समझा दीजिए, जो आपने कहा कि कई सवाल हैं, कि रुपया अभी जिस स्थिति में है 79 के आसपास का लेवल, ये मजबूत है या अभी भी कमजोर है? तो शुभम, दो बड़े सवाल हमारे दिमाग में रुपए को लेकर आते हैं। पहला सवाल ये है, और ये दो सवाल है किसी भी सामान्य व्यक्ति के दिमाग में उठने ही चाहिए जो रुपए की कीमत को देखकर, और मुझे लगता है अधिकांश आबादी कहीं ना कहीं इस खबर से प्रभावित होती है, इस खबर को समझने की कोशिश करती है कि भारत की करेंसी डॉलर की तुलना में गिर क्यों रही। उसके दिमाग में पहला सवाल जो उठता है कि आखिर रुपए की कीमत का सही लक्ष्य क्या है, लेवल क्या है, किस लेवल पर जाके हम मानेंगे, कहां मानेंगे कि ठीक है, यहां तक रुपया गिर जाना चाहिए, यहां तक रुपया मजबूत हो जाना चाहिए। कोई तो विनिमय कीमत होगी। जब रिजर्व बैंक महंगाई की दर तय करता है, जब बैंक ब्याज दर तय करता है, जब जीडीपी के टारगेट्स फिक्स किए जाते हैं, तो रुपए की जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है इंडिया में
में इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को नापने का वो विनिमय दर क्या है और उस विनिमय दर के फायदे और नुकसान क्या है, आखिर उसे क्यों इस लेवल पर तय किया जाता है, ये पहला सवाल है। और दूसरा जो सवाल हमारे दिमाग में है, जो रोज हमको ट्विटर पर या बाकी जगह पूछते हैं कि अब कितना और गिरेगा, 80 हो गया, 85 होगा, 82 होगा, 83 होगा, कितना और गिरेगा? क्या रुपए में कभी मजबूती लौटेगी भी? क्या रुपया उस जो साख और रुपए की ताकत की बातें की जाती है, तो क्या रुपया 80 से लौटकर वापस 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा? क्या इतनी मजबूती कभी लौटेगी कि रुपया इससे पीछे आकर 60-70 हो जाएगा? जैसे कि आप मानते हैं कि महंगाई कम होती है और बढ़ जाती है, आर्थिक विकास दर कम होती है और बढ़ जाती है, उस हिसाब से क्या रुपए की मजबूती, कमजोरी भी मजबूती में बदलेगी? ये दो टॉप सवाल हमारे सामने, और ये दोनों सवाल इसलिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि इससे भारत के हजारों लोगों का, लाखों लोगों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। उन लोगों का भी जो भारत से पैसा बाहर भेजते हैं निवेश के तौर पर, अपने परिवारजन जो उनके घर के लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो भारत में आयात कारोबार कर रहे हैं, उसमें आपको दिल्ली के सदर बाजार में बैठा हुआ एक छोटा सा मोबाइल कंपोनेंट बेचने वाला भी शामिल है, जिसके लिए मोबाइल कंपोनेंट महंगा हो जाने के कारण उसकी डिमांड में कमी आती है। अब अगर आप रुपए की कमजोरी और मजबूती के बारे में तो मीम्स कोई बनाता ही नहीं, कमजोरी के मीम्स ही हमारे सामने तैरते हैं। अगर रुपए की कमजोरी को लेकर आप मीम्स देख रहे हैं और आपको रोज कुछ ऐसी टिप्पणियां या मजाक आपको दिखाई देते हैं कि रुपया और कितना गिरेगा, तो आप थोड़ा चौंकेंगे। रिजर्व बैंक के पैमानों पर रुपया अभी भी मजबूत है और एक किस्म से ओवर वैल्यूड है, यानी उसकी वास्तविक कीमत से वो ज्यादा है। अब आप चौंकेंगे, रिकॉर्ड कमजोरी के बाद रुपया ओवर वैल्यूड कैसे है, जबकि हम रिकॉर्ड कमजोरी की बात कह रहे हैं। और ये कैसी उलटबाजी, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का एक इंडेक्स है जिसने जो रूपी का रियल इफेक्टिव रेट बताता है, रुपए का रियल इफेक्टिव रेट इंडेक्स, जिसको हम रीर कहते हैं। ये रीर को हम अभी आपको आगे बताएंगे कि कैसे काम करता है। ये रीर बताता है कि जून के दूसरे सप्ताह में ये 123 अंकों पर था, 123.4 अंकों पर था, जबकि एक साल पहले ये 117 अंक पे था। ये वो इंडेक्स है जो ये बताता है कि रुपया ऐतिहासिक तौर पर प्रतिस्पर्धी मुद्राओं के मुकाबले कैसे खड़ा होता है। जब हम प्रतिस्पर्धी मुद्राओं की बात करते हैं तो उसमें डॉलर भी है, यूरो भी है, युआन भी है, येन भी है और भी दुनिया की मुद्राएं। इस सूचकांक पर इस बात की पैमाइश होती है कि रुपया अपनी प्रतिस्पर्धी मुद्राओं के मुकाबले कितना मजबूत या कमजोर है। भारतीय रुपया ऐतिहासिक तौर पर कमजोर है, पर ये रीर इंडेक्स कुछ और बताता है। क्योंकि हम हमेशा जब रुपए के बारे में शुभम बात करते हैं ना, तो हम डॉलर के संदर्भ में देखते हैं। रुपए की सारी रिपोर्टिंग, सारी खबरें इस बिना पर आती हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर हुआ। रिजर्व बैंक पर इस रिपोर्ट का या इस तरीके के व्याख्याओं का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजर्व बैंक डॉलर की तुलना में रुपए की कमजोरी का आकलन करता ही नहीं है। और यहीं से रुपए की कमजोरी और मजबूती का जो रहस्य है कि रुपया कमजोर है या मजबूत है, बहस शुरू होती है कि रुपया की विनिमय दर को तय करने के लिए रिजर्व बैंक अकेले डॉलर को आधार नहीं बनाता। उसके पास एक 40 मुद्राओं की टोकरी है। 40 करेंसीज की, दुनिया की वो 40 करेंसीज हैं जो भारत के ट्रेडिंग पार्टनर्स की हैं, आमतौर पर जहां से भारत ट्रेड करता है। तो इसमें कुछ बड़ा ट्रेड है, कुछ छोटा ट्रेड है, इसमें अरब की मुद्राएं भी हैं, इसमें साउथ ईस्ट एशिया की मुद्राएं भी हैं, इसमें डॉलर और यूरो जैसी बड़ी मुद्राएं भी हैं। यह रीर ही बताता है रिजर्व बैंक को कि भारत की मुद्रा निर्यात की दृष्टि से, क्योंकि रुपए की कमजोरी निर्यात बढ़ाती है और रुपए की कमजोरी रुपए की कमजोरी से निर्यात बढ़ते हैं और आयात में की लागत बढ़ती है। तो निर्यात के मोर्चे पर भारत की मुद्रा इस 40 मुद्राओं के परिवार की तुलना में कितनी कॉम्पिटिटिव है, मजबूत या कमजोर नहीं, कितनी कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का मतलब यह है कि हम उनकी मुद्राओं की तुलना में कितने बेहतर ढंग से अपने उत्पादों की प्राइसिंग उनकी करेंसी में एक सामूहिक रूप से कर पाते हैं। लेकिन ये रीर अकेला नहीं है, रीर से पहले आता है नीर, एक और पैमाना है जिसको हम नीर कहते हैं। रीर से पहले नीर का मतलब होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यह वो एक्सचेंज रेट है जो दुतरफा कारोबार में दो देशों के बीच, भारत के किसी एक देश के बीच कारोबार के मुद्रा के विनिमय पर लागू होता है। यहां डॉलर का इफेक्टिव रेट काम आता है। भारत अगर अरब से तेल मंगा रहा है, भारत अगर चीन से सामान आयात कर रहा है, तो भले ही वो भुगतान डॉलर में हो रहा हो, पर नीर के जरिए जानने की कोशिश की जाती है कि उसकी अपनी करेंसी में और हमारी करेंसी के बीच में इफेक्टिव रेट क्या और स्ट्रेंथ हमारी करेंसी की क्या है। अब रीर जो है वो इन सारे नीर का औसत है, क्योंकि भारत के अलग अलग बायलैटरल ट्रेड हैं, तो बायलैटरल ट्रेड में इन करेंसीज के साथ जो ट्रेडिंग के मूल्य होते हैं उनको मिलाकर तो अलग अलग मुद्राओं का जो नीर है, उस नीर का औसत रीर है। अब रीर के सूचकांक पर
भारत, अगर आपकी निगाह में रुपए की गिरावट या कमजोरी आपको परेशान करती है, लेकिन रीढ़ के इंडेक्स में रुपया कमजोर नहीं हुआ है। रीढ़ के इंडेक्स में रुपया मजबूत है। डॉलर के मुकाबले तो वो टूटा है, लेकिन इस टोकरी की बाकी जो 39 मुद्राएं हैं वो डॉलर की तुलना में और ज्यादा कमजोर हुई रिलेटिवली, चाहे वो यूरो हो या वो युआन हो। और यूरो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है रीढ़ में, क्योंकि यूरो का वजन इस सूचकांक में, वेट इस सूचकांक में डॉलर से के बाद दूसरे नंबर पर है। और इनका जब औसत, तो डॉलर के मुकाबले भले रुपया बहुत कमजोर हुआ और काफी कमजोर हुआ रिकॉर्ड लेवल पर रीढ़ पर रुपया मजबूत है। आप रुपए की कमजोरी पर सवाल उठाते रहिए, आप रोते रहिए, विपक्ष इस पर सवाल उठाता रहे, लेकिन रिजर्व बैंक तो रीढ़ पर चलता है। और रिजर्व बैंक के हिसाब, जब भी डॉलर के कमजोरी की बात आएगी, रुपए की कमजोरी की बात आएगी, सरकार और रिजर्व बैंक हमेशा आपसे कहेंगे कि नहीं, उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में हमारी करेंसी तो बहुत ज्यादा मजबूत है। अभी हाल में वित्त मंत्री का एक बयान चर्चा में था कि नहीं, हम इमर्जिंग इकोनॉमीज के कंपैरिजन में भारत की करेंसी उतनी नहीं टूटी है। वो एक आपको क्यों नहीं बता रही थी कि वो ये ऐसा किस आधार पर कह रही। हमने आपको आज ये बताया कि वो ऐसा इस आधार पर कह रही हैं कि हमारे हिसाब, हम लोगों की समझ में, राजनीतिक समझ में, सामान्य समझ में डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड कमजोरी पर है, पर रिजर्व बैंक के पैमानों पर रुपया अभी ओवरवैल्यूड है, कमजोर नहीं हुआ है। एक और पहलू पर हम अगले सवाल पर चलते हैं। एक और तर्क है जिसका, जो रिजर्व बैंक को ताजी गिरावट जारी रखने की ताकत दे रहा है। ताजी गिरावट में वो दखल ना दे, इसे भी, इसके लिए पीछे एक और वजह है जो महत्वपूर्ण वजह है। वो ये कि 2008 और 2013 में जब अमेरिकी ब्याज दरें, 2008 का संकट था, वित्तीय संकट, जब लीमन क्राइसिस हुई थी, और 2013 में जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बनी थी, उस दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 20% टूटा था। रीढ़ का डिस्कशन तब भी था, पर हम केवल डॉलर के संदर्भ में देखें तो डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 20% टूटा था। अभी दिसंबर से जून तक की गिरावट केवल 6% है। तो रिजर्व बैंक से के अगर अधिकारियों से आप जबरन पूछने की कोशिश करेंगे भी, तो आपको ये बताएंगे कि पिछले 2 गिरावट के दौर की तुलना में रुपए की गिरावट इस बार काफी कम है। लेकिन हाँ, यह ध्यान रखना जरूरी है कि 2008 से 2022 के बीच रुपया डॉलर के मुकाबले 48 से 80 पर आ गया है। तो आप जितना नीचे, जितना कमजोर होती है करेंसी, वहां से उसकी कमजोरी का असर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो यह रुपए की गिरावट और कमजोरी का एक दूसरा हिस्सा है, जहां पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिजर्व बैंक और सरकार रुपए की इस गिरावट से परेशान क्यों नहीं दिखते, उन्हें उतनी परेशानी, उतनी दिक्कत क्यों नहीं होती दिखाई देती जितनी बाहर चर्चा में होती है। बिल्कुल, मतलब वो उसका सबसे बड़ा आधार यह है कि जितने हम गिरे उससे ज्यादा दूसरे गिरे। सर, यानी रीढ़ से नीड़ से ये समझ आ गया कि हम जितने गिरे हैं उससे ज़्यादा दूसरे गिरे हैं। तो फिर निर्यात के मोर्चे पर अगर देखें तो ये कैसे प्रभावित करता है फिर? अब रीढ़ और नीर जो पैमाने हैं, इस पर काफ़ी सवाल उठता है, इस पर काफ़ी बहस भी होती है। और ये बहस हमारे भारत के संसद में होनी चाहिए, अलग अलग जगह होनी चाहिए, ताकि हम जान सकें कि भारत की सरकार या भारत का रेगुलेटर भारत की करेंसी को कैसे मैनेज करता है। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि रीढ़ और नीर जैसे पैमाने पूरी तरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ये भारत की मुद्रा की ताकत निर्यात में नापते हैं, आयात में नहीं नापते, निर्यात के हिसाब से नापते हैं कि निर्यात में कितने प्रतिस्पर्धात्मक है। और उस हिसाब से अगर आप माने तो रिजर्व बैंक और सरकार का यह मानना है कि भारत की करेंसी तो मजबूत है, उसे तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर हमारी गिरावट 5% है और युआन की गिरावट 10% है, तो युआन से में बनने वाला माल हमारे मुकाबले ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर प्राइस बाजार में ले सकता है। लेकिन और इस हिसाब से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रीढ़ की रोशनी में तो रुपया अभी और गिरना चाहिए, इससे नीचे और जाना चाहिए, और इस पे हम आगे बात करेंगे कि रुपया आगे कितना गिर सकता है, और उसे गिरते ही रहना चाहिए। लेकिन अगर हम निर्यात वाला चश्मा उतार दें एक बार, और फिर हम जो रुपए की गिरावट को देखें, तो हम खौफ से भर जाते हैं, तब हमें वो बहुत डरावनी लगती है। निर्यात और आयात के संदर्भ में, आयात की तुलना में भारत का निर्यात कम है। 2022 का साल भारत ने रिकॉर्ड 192 अरब डॉलर के व्यापार घाटे के साथ खत्म किया। अभी हमारे पास जो ताजे आंकड़े आए हैं निर्यात के जून के, उसमें भारत का मासिक आधार पर व्यापार घाटा रिकॉर्ड लेवल पर 26 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया है। सूक्ष्म बात इसमें समझना जरूरी है कि भारत के जितने भी निर्यात हैं शुभम, वो सब इंपोर्ट इंटेंसिव हैं।
पेट्रोलियम का निर्यात भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात है, पर कच्चा तेल हम आयात करते हैं। रत्न और आभूषणों का निर्यात, ज्वेलरी का निर्यात एक बड़ा हिस्सा रखता है, लेकिन हम कच्चे हीरे इंपोर्ट करते हैं, सोना इंपोर्ट करते हैं और उसी को भारत में ज्वेलरी में बदलकर एक्सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में बढ़ता हुआ निर्यात है, पर इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स, पुर्जे और मोबाइल के हिस्से हम चीन और बाकी देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए जब आयात, रुपए की कमजोरी से आयात महंगे होते हैं तो निर्यात की प्रतिस्पर्धा और ज्यादा कमजोर होती है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। इसलिए कमजोर रुपया और ज्यादा मारक है हमारे लिए। इस समय रुपया इसलिए क्यों मारक लग रहा है, निर्यात पर बहुत बड़ा फायदा इसका इसलिए नहीं दिख रहा है कि भारत जिन देशों से अधिकांश इंपोर्ट करता है वहां पर अभी महंगाई चरम पर है। मतलब भारत की जो थोक महंगाई है, जो जिसका आंकड़ा में हर महीने मिलता है, उसमें इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का हिसाब 60% से ऊपर पहुंच गया। तो निर्यात तो बढ़ाने में अगर रुपया कोई मदद कर भी रहा है, तो निर्यात में इस्तेमाल होने वाला आयातित सामान इतना ज्यादा महंगा हो चुका है कि वो जो रुपए की कमजोरी से होने वाला फायदा है वो खत्म हो जाता है या वो काफी कम हो जाता है। बिल्कुल सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि जैसे निर्यात का चश्मा उतार दें, रुपए की गिरावट खौफ से भर देती है। तो ऐसे में तो सर रुपया मजबूत करना चाहिए। तो आरबीआई क्या फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर डालकर, डॉलर बेचकर इसको सपोर्ट नहीं कर सकता? यहाँ क्या दुविधा है? यही सबसे बड़ी और ये स्वाभाविक सी बात है। रिजर्व बैंक के पास करीब 600 बिलियन डॉलर, 590 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, अगर वो बाजार में रोज जरूरत के मुताबिक डॉलर का हवन करता रहे, डॉलर की डिमांड आ रही है, आयातक इंपोर्टर डॉलर मांग रहे हैं आयात को हेज करने के लिए, विदेशी निवेशक भारत में शेयर बेचकर निकल रहे हैं और रुपए में बिकवाली करके उसे डॉलर में वापस ले जाना चाहते हैं। रिजर्व बैंक अगर अपने खजाने से डॉलर छोड़ता जाए तो रुपए की कमजोरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ये लगभग वैसा ही कि जैसे आपके पास अनाज भंडार है और बाजार में कमी है, तो आपने बाजार से अनाज रिलीज कर दिया। अगर आपके पास भंडार है तो भंडार इसी के लिए है कि वो आपके बाजार को अस्थिर होने से, असंतुलित होने से बचाए। लेकिन यहाँ ये फार्मूला इतना आसान नहीं है। रिजर्व बैंक के रुपए की विनिमय दर के मामले में रिजर्व बैंक के माफिक कुछ भी नहीं हो रहा है पिछले 7-8 महीने से। और ये कहा जाता है कि रिजर्व बैंक और रुपया एक दूसरे के जानी दुश्मन जैसे हैं, दोनों एक दूसरे को संभाल नहीं पाते। हमेशा दोनों के बीच में रिजर्व बैंक कुछ चाहता है और बाजार रुपए का किसी दूसरे दिशा में मूव करता है। इसलिए रिजर्व बैंक कभी भी बाजार में जब दखल की कोशिश करता है तो उसमें 2-3 तरीके की उलझन सामने आती, तो थोड़ा बहुत वो दखल करता है और उसके बाद वो बाजार से बाहर आ जाता है। और इसलिए जब हमने जिस हफ्ते हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड गिरावट देखी, तो माना गया कि रिजर्व बैंक ने दखल तो दिया लेकिन उतना नहीं दिया जो बाजार की गिरावट रोक सके। इसकी वजह क्या है? 2021 में भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निवेश 107 बिलियन डॉलर के आसपास रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा था। इंपोर्ट कम थे, चालू खाते का घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में था। लेकिन उस दौरान रिजर्व बैंक को ये कोशिश करनी पड़ी शुभम कि रुपया 72 से ऊपर ना जाए। उस समय रिजर्व बैंक रुपया बाहर छोड़कर डॉलर भर रहा था अपने विदेशी मुद्रा भंडार में, जिसका फायदा हमको भी मिला कि हमारे पास 590 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। ये कोशिश कर रहा था कि रुपया एक सीमा से ज्यादा मजबूत ना हो जाए, नहीं तो निर्यातकों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो 72 तक रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब बाजी पलट गई। 2018 तक विदेशी निवेशक भारत के बाजारों से करीब 1 अरब डॉलर एवरेज निकाल रहे थे पर महीने, और अब ये 5 और 6 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया। यानी हर महीने विदेशी निवेशक अच्छे दिनों में भी 1 अरब डॉलर की बिकवाली तो करते ही थे, लेकिन अब वो 5 अरब डॉलर के आसपास हो गई। तो इसलिए रिजर्व बैंक को यह महसूस होता है कि इस समय विदेशी मुद्रा का हवन बेकार है। आप जितना भी डॉलर बाजार में झोंकेंगे उतनी ही ज्यादा डिमांड डॉलर की आएगी और उसका असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ेगा। दूसरी बात यह कि डॉलर अपनी ताकत में शिखर पर है। रीढ़ के रोशनी से अगर बाहर निकलें और भारत की विदेशी मुद्रा की कमजोरी या मजबूती की सुर्खियां डॉलर के पैरेलल या डॉलर की तुलना में बनती हैं, तो अमेरिकी डॉलर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और वो रिकॉर्ड ऊंचाई आने वाले समय में बढ़ती जाने वाली है, क्योंकि अमेरिका में जब तक महंगाई कम नहीं होगी ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती रहेगी। भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बीच में एक लैग है। अमेरिका में ज़्यादा तेजी से ब्याज दरें बढ़ी हैं और भारत में उससे कम तेजी से ब्याज दरें बढ़ी हैं। दोनों देशों की तुलनात्मक महंगाई के आधार पर हमें यहाँ अगर आप देखें तो दोनों अमेरिका की महंगाई दर और भारत की महंगाई के बीच के आधार पर तुलनात्मक महंगाई का अर्थ यह है कि अमेरिका का फेडरल बैंक
अपने यहाँ महंगाई की दर को अधिकतम 3% रखना चाहता है और भारत का रिजर्व बैंक अपने यहाँ महंगाई की दर को अधिकतम 6% रखना चाहता है। इन दो पैमानों पर उन देशों की ब्याज दरों का आकलन किया जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो भारत में ब्याज दरें अभी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितनी अमेरिका में बढ़ी, तो ये बढ़ती चली जाएंगी और अमेरिका में भी बढ़ रही, तो इसलिए डॉलर में मजबूती रहेगी। डॉलर में मजबूती के कारण रिजर्व बैंक चाह कर भी रुपए को बहुत ज़्यादा सहारा एक सीमा से ज़्यादा नहीं दे सकता। तीसरी और चीज यह है कि रुपए को मजबूत करके क्या इंपोर्ट सस्ता किया जा सकता है? ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत के इंपोर्ट में 60% हिस्सा जिन देशों का है, जिसमें खाड़ी देश हैं, जिसमें चीन है, जिसमें आसियान है, जिसमें यूरोपियन यूनियन है और अमेरिका है, यहाँ इनमें भी खाड़ी देश सबसे ज़्यादा है, 18% के आसपास हिस्सा है। इन जगहों पर महंगाई वैसे भी 33 से 34% बढ़ी हुई है और अन्य बाजारों में भी जहां से भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वह महंगाई दर 14 से और 10% के बीच है। तो इतनी महंगाई तो वहां पहले से ही बन चुकी है। इसलिए अगर रुपए को मजबूत करने की कोशिश भी की जाती तो ये महंगाई तो आएगी। ये 3 बड़ी दुविधाएं हैं जिसके कारण रिजर्व बैंक बाजार में एक सीमा से अधिक दखल नहीं देता। लेकिन इसके बाद एक और बहुत बड़ी दुविधा है जिस पर हम आगे बात करते हैं। सर, अगर आरबीआई की आपने सीमाएं बता दी, कौन आरबीआई को रोक रहा है रुपए को सहारा देने से, तो ऐसे में फिर बड़ा सवाल ये है कि रुपया कब तक गिरेगा, कहां तक गिरेगा? हाँ, ये सवाल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समझना है, क्योंकि सवाल पर बहुत सारे लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। इस साल भारत में चालू खाते का घाटा $100 अरब पहुंच जाएगा, रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाएगा। चालू खाते का घाटा मतलब विदेशी मुद्रा की आवक और कमाई का जो फर्क है वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। रिजर्व बैंक की इस समय सिर्फ एकमात्र कोशिश है कि वो रुपए को तो नहीं बचा सकता, वो विदेशी मुद्रा भंडार को किसी तरह बचा कर चले। और क्यों है ये हम आंकड़े में आपको बताएंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अभी ताजी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 9 माह के आयात के स्तर तक घट सकता है और इस गिरावट में जो विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ रही है वो करीब 45% हिस्सा उसमें रुपए की कमजोरी के कारण है और 30% हिस्सा गिरावट का डॉलर को गिरने से बचाने के लिए बाजार में झोंके गए डॉलर का है। रुपए को गिरने से बचाने के लिए बाजार में झोंके गए डॉलर का, उसके बाद भी रुपया गिरने से नहीं रुका। 30% विदेशी मुद्रा भंडार में जो ताजा गिरावट आई उसमें वो उस गिरावट का बड़ा हिस्सा केवल रिजर्व बैंक ने इसलिए डाला कि रुपया और ना गिरे, पर रुपया रुक नहीं रहा, 80 की तरफ जा रहा है। और जबकि 25% कमी विदेशी मुद्रा भंडार में इंपोर्ट की लागत बढ़ने के कारण आई। इंपोर्ट की लागत रुपया कमजोर होने के कारण और बढ़ती जाती है। तो अगर आप और हम ये जानना चाहते हैं, शुभ, मैंने समझने की कोशिश की विशेषज्ञों से बात करके और आंकड़े समझने की कोशिश कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि भारत के रुपए का भविष्य क्या है, रुपया आगे कितना गिरता रहेगा, तो ये समझिए कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय जीडीपी का 20% है। भारत के जीडीपी की तुलना में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 20% है। अगर ये 15% तक गिर गया, यानी $450 अरब तक चला गया, तो बड़ी घबराहट फैलेगी बाजार में। इसे 20% के आसपास रोक के रखने की जरूरत है, क्योंकि उसकी एक महत्वपूर्ण वजह ये, जहां सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन दरार है जो रुपए की गिरावट के मामले में हमारी जानकारी और हमारी जो समझ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पिछली गिरावटों की तुलना में डॉलर के मुकाबले रुपया उस कदर नहीं टूटा है जितनी तेजी से विदेशी मुद्रा भंडार गिरा है। यानी डॉलर में रुपए की गिरावट तो अगर आप माने 2008 और 2013 के मुकाबले तो उस समय तो 20% के आसपास थी, रुपया तो भी केवल 6% गिरा है। लेकिन फरवरी 2008-9 में रुपए की जो लगातार गिरावट चली थी उस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में $65 अरब की कमी आई थी। उसके बाद 21 अक्टूबर से 22 जून के बीच जो रुपए की गिरावट आई, उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी कमी है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $51 अरब की। इसके बीच की जो गिरावटें आई उनमें विदेशी मुद्रा भंडार, रुपया उतना नहीं गिरा, रुपया ज्यादा गिरा था, विदेशी मुद्रा भंडार भारत से तेजी से नहीं कम हुआ था। और यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी की रफ्तार है, विदेशी मुद्रा भंडार के घटने की रफ्तार है। दूसरी एक और चीज समझना जरूरी कि विदेशी मुद्रा भंडार की ताकत को नापने के लिए एक और फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसे किसी देश की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन कहते हैं, IIP कहते हैं। रिजर्व बैंक हर महीने इसका आंकड़ा जारी करता है, इसकी एक बुलेटिन आता है रिजर्व बैंक का जिसमें आंकड़ा जारी करता है। ये एक तकनीकी पैमाना है, लेकिन ये करेंसी की ताकत या किसी देश की करेंसी की ताकत उस पर बकाया कर्ज के आधार पर बताता है। भारत की ये बताता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार उसकी कुल देनदारियों की तुलना में, जितने कर्ज उसके पास हैं, कर्ज में हम जो शॉर्ट टर्म कर्ज कंपनियां बाहर से लेकर आती हैं वो शामिल है, और जो भारत में पोर्टफोलियो निवेश है, जो विदेशी निवेशक भारत से बेचकर अभी निकल रहे हैं, वो कितना है, इसकी तुलना में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है ये बताता है। और यही सबसे चिंताजनक पहलू है जो रुपए को लेकर चिंतित करता है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक IIP पे भारत की कुल
लायबिलिटीज या देनदारियां करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर की, 1.3 खरब डॉलर के आसपास थी। इनमें 30% का हिस्सा छोटी अवधि के कर्ज और शेयर बाजारों में निवेश करता है। यानी अगर 1.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की टोटल देनदारियां भारत की हैं तो इसमें 30% शॉर्ट टर्म देनदारियां हैं, जो जिसमें छोटी अवधि के कर्ज जो कंपनियां लेकर आती हैं और शेयर बाजारों में निवेश है। यानी करीब 390 से 400 अरब डॉलर के आसपास का की जो लायबिलिटीज हैं वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं जो इसमें है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इसमें 593-94 अरब डॉलर के आसपास है। छोटी अवधि और पोर्टफोलियो निवेश की अगर देनदारियां निकाल दें, क्योंकि कैलकुलेशन इसी तरह से विदेशी मुद्रा भंडार के विशेषज्ञ आमतौर पर करते हैं कि अगर ये देनदारियां निकाल दें तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 200 अरब डॉलर बचते हैं, जो 60 से 63 अरब डॉलर का जो मासिक इंपोर्ट बिल है इंडिया का, उसके लिए 4 माह के आसपास पर्याप्त है। हालांकि ये सारा पैसा एक बार में भारत के बाजार से नहीं निकल जाएगा, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार के आकलन में इस पैमाने को आधार बनाया जाता है। हाइपोथेटिकली अगर ये पैसा चला जाए तो आपके पास कितने दिनों का इंपोर्ट कवर मौजूद है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के हिसाब से। और यही वजह है शुभम की सरकार ने सोने के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाई, क्योंकि भारत से विदेशी मुद्रा जो सोने की खरीद में जा रही है वो रुक जाए। यही वजह है कि विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ाने के लिए प्राइवेट चैनल से रियायतें दी गई कि आप भारत में पर्सनल चैनल से, प्राइवेट चैनल से और विदेशी मुद्रा लेकर आ सकते हैं। और आने वाले समय में रुपए की गिरावट की फिक्र सरकार को उतनी ज्यादा नहीं होगी, वो रुपए को और गिरने देगी पर विदेशी मुद्रा भंडार को गिरने नहीं देगी। और विदेशी मुद्रा भंडार को गिरावट को थामने के लिए आने वाले समय में डॉलर्स की सप्लाई बढ़ाने के लिए और भी कई सारे उपाय किए जाएंगे, और वो उपाय अलग अलग तरीके से हमारे सामने आ सकते हैं। सरकार को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि रुपये 80 के पार चला जाए डॉलर के मुकाबले। आयातित महंगाई की हकीकत सरकार ने स्वीकार कर ली है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की हकीकत हमारे सामने वो हम स्वीकार कर चुके हैं, सरकार ने भी मान ली। उसकी बस केवल एक ही कोशिश है कि विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर संतुलित रखा जाए, जिसमें कमी ना की जाए। तो फिर कितना गिरेगा? जितना गिर पाएगा रुपया, इसके बाद कितना गिरेगा? रुपया जितना गिर सकेगा, बाजार जितना उसको अलाउ करेगा। अगला 1 साल रुपए और डॉलर की विनिमय दर के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। रोज गिरने के रोज रिकॉर्ड बनाएगा और रोज आपके सामने इसकी सुर्खियां आएंगी। तो आप अगर वास्तव में भारत की आर्थिक सेहत के प्रति गंभीर हैं और रुपए की गिरावट को समझना चाहते हैं तो रुपए की गिरावट की वजह विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े को करीब से देखना शुरू करिए। बिल्कुल, वही आंकड़ा ज़्यादा जरूरी है बजाय रुपए की गिरावट का। लेकिन सर फिर उस सियासत का क्या होगा जिससे बात शुरू हुई थी? मुक्तिबोध का एक बहुत मशहूर कवि थे मुक्तिबोध, वो अक्सर उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, वो पूछते थे ना, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो ये सवाल बहुत समय तक साहित्य जगत को मथता रहा। तो अगर आप रुपए की मजबूती और कमजोरी पे जो मीम्स चल रहे हैं और जो राजनीति चल रही है इसका आनंद लेना चाहते हैं तो किसी नेता से पूछिएगा कि पार्टनर तुम्हारी फॉरेक्स पॉलिसी क्या है, तुम्हारी विदेशी निवेश नीति क्या है। कोई तो स्तर होगा जहां पर तुम भारत के रुपए को डॉलर के मुकाबले खड़े करना चाहोगे। फिस्कल डेफिसिट का एक टारगेट है, महंगाई का एक टारगेट है, फॉरेक्स रिजर्व का एक टारगेट है। विनिमय दर का कौन सा लेवल आप जानना चाहते हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए जरूरत हो? अगर आपको जवाब मिले तो आप हमारे YouTube चैनल पर अपने जवाब में जरूर बताइएगा कि उस नेता ने आपको कौन सा लेवल बताया जहां पर भारत की राजनीति के लिए रुपए का डॉलर से विनिमय मूल्य सुरक्षित और बेहतर है। बिल्कुल। और आज के बाद अगर आप कोई ऐसा मीम देखें, ऐसा कोई मैसेज देखें, ऐसा कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखें जो आपको रुपए की गिरावट पर चिढ़ाता है या चिढ़ मचाता है, तो आप उसको इकोनॉमिकम का ये लिंक भेज के बता सकते हैं कि भाई ये हम और तुम ही समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन RBI के हिसाब से, सरकार के हिसाब से तो रुपया अभी मजबूत है। खैर सर, अगले हमारे दर्शकों के सवाल है। पहला सवाल विष्णु जी का है, वो ये कह रहे हैं कि FD पर, बचत खाते पर ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, जमा पर ब्याज की दर बढ़ रही है, क्या इससे अर्थव्यवस्था में खपत नहीं आएगी, खपत नहीं बढ़ेगी? अभी भी ब्याज दर शुभम महंगाई दर से तो काफ़ी कम है। अगर आपकी ज़िंदगी जीने की लागत से आपके बचत पर जो रिटर्न है वो कम है तो आमतौर पर उसका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं। आप ये मान सकते हैं कि पिछली बार FD की ब्याज दर की तुलना में इससे पहले आपको 2-3 महीने पहले जो मिल रही थी उससे तो बेहतर हुई है, पर अभी भी आपकी ज़िंदगी जीने की लागत जिस तरह से आपको प्रभावित कर रही है उतना पैसा आपको आपकी बचतें नहीं दे पा रही हैं। और इस समय हम देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक की ताज़ी रिपोर्ट बता रही है कि ब्याज दरें बढ़ने के बाद भी बैंकों में बचत नहीं बढ़ रही है, क्योंकि लोगों के पर महंगाई का दबाव है और वो उनके खर्च सीमित हो रहे हैं और शायद उनके पास सरप्लस नहीं है जिसे वो बैंकों में ले जा सकें, क्योंकि महंगाई उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा रही है। सर, एक हितेश बंसल जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इसके बाद
राज्य सरकारें जीएसटी से बाहर निकल के कोई टैक्स कानून तो नहीं बना देंगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने अभी तक कानूनी इंप्लीकेशन क्या होंगे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ राज्य सरकारों की तरफ से इस तरीके की सूचनाएं और खबरें आई थी कि उन्होंने अपने लीगल एक्सपर्ट से इस मामले में बात करनी शुरू कर दी है। शायद जीएसटी काउंसिल की इस बैठक के बाद जब अगली बैठक होगी तब तक स्पष्ट होगा कि जिन राज्यों को राजस्व में बड़ा नुकसान हो रहा है उनके लिए केंद्र सरकार अलग से कुछ करना चाहती है या नहीं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप देखें तो प्रथम दृष्टया ये लगता है कि राज्य सरकारों के पास अपने हिसाब से टैक्स रेट तय करने का, नियम बदलने का अधिकार तो मिल ही गया है जितना जीएसटी काउंसिल को। अब कौन सी राज्य सरकार इसमें पहल करेगी ये देखना होगा। बिल्कुल, तो ये थे आपके सवाल और उनके जवाब। सर, अब बात इनकम की। इनकम के हिस्से में आज आप रुपए से जुड़ा कोई इनकम का फॉर्मूला बताइए, क्योंकि आज बात रुपए ही रुपए पे हो रही है। हाँ, हम लोगों ने आज रुपए पर विस्तार से बात की और उसमें कुछ हिस्से हमने आपकी और हमारी इनकम को प्रभावित करने वाले बताए, पर एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर भी रुपए की कमजोरी भारतीय अर्थव्यवस्था को और हमारी आपकी खपत को इसलिए प्रभावित सबसे ज़्यादा करती है और हमारे पास महंगाई लेकर आती है क्योंकि हम एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं। हमारे पास बहुत बड़ा आयात हमारे पास हर चीज़ में, हमारे पास चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा हो, ऑटोमोबाइल हो, यहाँ तक कि फ्यूल हो, उसमें निर्भर है। तो अब जब आप महंगाई से अपनी बचत पर असर या महंगाई से अपनी कमाई पर असर का आकलन करें तो उसमें यह भी ध्यान रखें कि भारत की महंगाई दुनिया के देशों की महंगाई से ज़्यादा मारक और चुभन वाली है, क्योंकि भारत की करेंसी उन देशों की तुलना में और ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी है जहां से हम सामान मंगा रहे हैं। और इसलिए भारत में आय को लेकर, इनकम को लेकर ये असर सरकारें आमतौर पर आकलन नहीं करती कि वास्तविक तौर पर महंगाई कितना प्रभावित कर रही है हमारी बचत को और हमारी खपत को। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर आप ये मानते हैं कि आपकी बचत, आपकी खपत, आपका निवेश रुपए की कमज़ोरी से प्रभावित नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है। रुपए की कमज़ोरी आपके हर निवेश को, हर बचत को, हर खपत को प्रभावित कर रही है। सर, चलते चलते किस्सों के सिक्के से पर्दा और उठा दीजिए। ये पूरा एपिसोड रुपए पर, और इसलिए किस्सों के सिक्के पर का इस बार के किस्सों के सिक्के में आपको पता चलेगा कि रुपए को लेकर भारत की राजनीति में हुआ क्या और कैसे सिर्फ सही समय पर सूचना न मिलने के कारण भारत का दूसरा सबसे बड़ा करेंसी अवमूल्यन, रुपए का अवमूल्यन हो गया। और भारत के प्रधानमंत्री वो अवमूल्यन करना नहीं चाहते थे, पर जब तक रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास उसकी खबर पहुंची तो भारत के रुपए का अवमूल्यन हो गया था। तो भारत में रुपए के अवमूल्यन को लेकर भारतीय राजनीति की जो दुविधाएं हैं, जो असहज होना है, वो बड़ा ऐतिहासिक और पुराना है। और एक दिलचस्प किस्सा कि कैसे भारत में रुपए का अवमूल्यन हुआ और उसके बाद भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ा, आप जानने इस बार किस्सों के सिक्के में जानेंगे। बिल्कुल, तो वर्तमान से इतिहास तक रुपया ही रुपया है, सबसे ज़रूरी, क्योंकि रुपया है। सर, बहुत शुक्रिया आपका आज के इकोनॉमिकम में जुड़ने के लिए। अगली अर्थात की किस्त का इंतजार रहेगा। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया इकोनॉमिकम में जुड़ने के लिए। कल शाम को 7 बजे आऊँगा मनी सेंट्रल के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।